नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में, जहां हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स आपके सभी सवालों के जवाब अगले 1 घंटे तक देने वाले हैं और साथ ही हमारे सहयोगी प्रशांत भी स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं कि बाजार की चाल आज किस तरह की रही है। बाजार की चाल अगर आप देखें तो शुरुआती तेजी भले ही कम जरूर हो गई है, लेकिन अभी भी निफ्टी 100 अंक ऊपर है। 19,540 के आसपास निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अभी भी 100 अंकों की तेजी यहां पर दिख रही है। सेंसेक्स में 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती दिख रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 350 अंक ऊपर निफ्टी बैंक है, 44,800 के ऊपर, लेकिन तेजी थोड़ी यहां पर कम होती अब दिख रही है। आज निफ्टी में क्या चल रहा है तो अदानी एंटरप्राइजेज जहां पर 2.5% तक की तेजी है। कल आखिरी घंटे में तेज गिरावट दिखी थी, लेकिन आज यहां वापस से खरीदारी दिख रही है। निफ्टी में और बढ़ने वाले में इंडसइंड बैंक, बीपीसीएल, अदानी पोर्ट्स में भी अच्छी तेजी यहां पर दिख रही है। आज इंडेक्स की अगर बात करें तो कहां सबसे ज्यादा अगर तेजी दिख रही है तो वो है निफ्टी रियलिटी, जहां पर अच्छी मजबूती, पूरे इंडेक्स में अच्छी तेजी है। इसके अलावा पावर शेयर भी चल रहे हैं, मेटल इंडेक्स में अच्छी तेजी है, बैंकिंग में अच्छी खरीदारी, अक्रॉस द सेक्टर बैंकिंग में अच्छी तेजी यहां पर दिख रही है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी बैंक हो, जहां पर अच्छी खरीदारी यहां पर दिख रही है। बाकी स्टॉक्स भी ठीक ठाक ही चल रहे हैं। कुछ और चुनिंदा पॉकेट्स की अगर बात करें, एफएनओ स्टॉक्स की बात कर लेते कि वहां पर किस तरह की चाल दिख रही है। एफएनओ में आज टॉप गेनर कौन है, कहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिल रही है तो जीएमआर इंफ्रा अच्छी तेजी है, 10% से ज्यादा की तेजी। मिड कैप स्मॉल कैप की जो तेजी है वो लगातार यहां पर बिल्ड होती दिख रही है। कोफोर्ज जबरदस्त तेजी यहां पर भी दिख रही है, 4.5% की मजबूती कोफोर्ज के भी फ्यूचर के काउंटर पर यहां पर दिख रही है। एम्फेसिस यहां पर भी तेजी है, 4% ऊपर। एम्फेसिस में भी तेजी है। मैक्स फाइनेंशियल का फ्यूचर्स का वायदा ये भी 4% ऊपर है। दबाव कहां से आ रहा है फ्यूचर्स मार्केट में तो यहां पॉलीकैब, जहां पर कमजोरी यहां पर दिख रही है। पॉलीकैब के अलावा आज अशोक लेलैंड और जुबिलेंट फूड यहां पर भी कमजोरी दिख रही है। चलिए, लेकिन आज हमारे साथ 2 मेहमान भी हैं जिनसे हम बाजार का एक टेक ले लेते हैं। स्नेहा सेठ है एंजल वन से और अविनाश गुरक्षकर साहब भी हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से। सबसे पहले अविनाश जी आपके पास आएंगे और इंडेक्स का व्यू जानना चाह रहे थे। काफी अच्छी तेजी दिख रही थी, हालांकि ऊपरी स्तरों से बाजार थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन क्या लग रहा है वापस से मोमेंटम बनेगा और सेकेंड हाफ कैसा दिख रहा है आपको इंडेक्स के लिहाज से? नहीं, इनफैक्ट पहली बात तो देखिए, आज मार्केट में थोड़ी बहुत तेज़ी इसलिए भी है कि कल जो चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग हो गया है, उससे काफ़ी तेज़ी हमें सारे डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स पे देखने को मिली है। मेरे ख्याल से देखिए, सबसे बड़ी बात, बहुत समय के बाद मार्केट में थोड़ी बहुत वैल्यू बेस्ड बाइंग हमको देखने को मिली है। इंडेक्स में एक अच्छा खासा अपट्रेंड जारी रहेगा। सेकंड हाफ में हो सकता है कि थोड़ी बहुत जो बाइंग की जो मोमेंटम है, स्पेशली बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, ऑटो कंपोनेंट जैसे सेक्टर्स में डेफिनेटली। अविनाश जी, आपका ऑडियो म्यूट है, लेकिन तमाम बातें ऑलमोस्ट आपने कवर कर ली। स्नेहा, आपके पास आएंगे। गुड मॉर्निंग। जरा बैंक निफ्टी पर नजरिया दीजिए और अगर हम पूरे बैंकिंग स्पेस को देखें, बैंकिंग फाइनेंशियल्स को देखें, तो यहाँ कोई खास नजर जहां पर आपको कोई आकर्षक वैल्यू एंट्री के लिए नजर आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग। अगर हम बैंकिंग इंडेक्स की स्पेसिफिकली बात करें, अगर हम तो काफी अच्छे करेक्शन के बाद 89 एमए के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा था, जहाँ पे 4,200 ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट थे और जो कि हमने कल के दिन सरपास किया। काफी अच्छी बाइंग दिखी है। फ्यूचर सेगमेंट में अगर आप देखें तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस देखने को मिले हैं। ओवरऑल स्टॉक्स भी काफी कंसोलिडेशन, जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया, कोटक हो गया, इंडसइंड हो गया, फॉर दैट मैटर एचडीएफसी बैंक भी हो गया, तो ये काफी अच्छे लेवल्स पर है। तो किसी को फ्रेश लॉन्ग करना है तो हमने ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक ये सब बाय करवाया था। तो अगर किसी को अभी भी करना है तो ये काउंटर्स अच्छे हैं, वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। बैंकिंग स्पेस में मुझे लग रहा है करके थोड़ी सी तेजी और कंटिन्यू हो सके। 45,000 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जाता है तो मोमेंटम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, विच कैन ब्रिंग इट टुवर्ड्स जो रिसेंटली हाई गया था हमारा 4,600 प्लस लेवल्स, वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बायसनेस पॉजिटिव है, स्पेसिफिकली बैंकिंग इंडेक्स काफी स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी पर नजरिया। और चलिए अब आपके सवालों को हम इस शो में शामिल करते हैं। पहला जो सवाल है वो लक्ष्मण होतकर का है, पुणे महाराष्ट्र से, और इन्होंने
अपना सवाल हम तक व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाया है। वेदांता के इनके पास 150 शेयर हैं और इन्होंने 310 के भाव पे लिया हुआ है। इनका एक और सवाल है, उस पर भी आऊंगा, लेकिन अविनाश जी जरा वेदांता पर राय दीजिए। हालांकि इन्होंने बहुत ऊपरी लेवल पर लिया है, मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले इन्होंने खरीदारी की है और लग रहा है कि लंबा नजरिया इनका है। वेदांता में क्या करना चाहिए? नहीं, इनफैक्ट प्रशांत, मुझे लग रहा है कि वेदांता पे इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए नंबर्स तो कोई खास अच्छे आए नहीं है पहले क्वार्टर का, क्योंकि प्रॉफिट्स करीबन 40% डाउन है। और जिस प्रकार का ट्रेंड हम अभी प्राइस ट्रेंड हम मेटल सेक्टर में देख रहे हैं, ऑयल के प्राइसेस में देख रहे हैं, लग तो रहा है कि अगले 1-2 क्वार्टर्स कंपनी के लिए काफी चैलेंजिंग रहेंगे। तो इनका नजरिया अगर 12 से 18 महीने का है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट उम्मीद का लगा के बैठा है कि सेकंड हाफ में होपफुली मेटल के प्राइसेस में थोड़ी बहुत तेजी आती है ग्लोबली, तो ही यहाँ पे अच्छा एक री-रेटिंग आपको देखने को मिलेगा। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे होल्ड करे, फ्रेश खरीदारी ना करे, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने बाइंग की है, मेरे ख्याल से लंबा नजरिया लेंगे तो ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। ठीक है, ठीक है। एक और सवाल है इनका अविनाश जी, हिंदुस्तान जिंक पे। हिंदुस्तान जिंक के इन्होंने 50 शेयर लिए हैं 315 के भाव पे, क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो हिंदुस्तान जिंक एक कैश रिच कंपनी है, अच्छे खासे डिविडेंड्स वेदांता को देती है। सबसे बड़ी बात, इनके पास मोनोपोली बिजनेस है, लेकिन यहाँ पे भी हमने देखा है कि जिंक और लेड के जो प्राइसेस है, यहाँ पे थोड़ी सी नरमी हमने देखी है। तो हो सकता है कि देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो सितंबर क्वार्टर तक कोई बड़ी री-रेटिंग ना आए, लेकिन अगर नजरिया लंबा है, अगर थोड़ा सा इनके पास टाइम फ्रेम एटलीस्ट साल 1.5 साल का है, तो यहाँ पे होल्ड करे। कंपनी अच्छी है, लेकिन ट्रेंड अभी जो चल रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, तो हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर कंपनी अंडर परफॉर्म करे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट लॉन्गर टर्म में प्रोस्पेक्ट काफी बढ़िया है। इसी के लिए हिंदुस्तान जिंक को आप होल्ड करके रख सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। ओपी श्रीधर है दिल्ली से। ओपी जी पूछिए, क्या सवाल है? मेरे पास 720 शेयर फिलाटेक्स की शेयर हैं, 35 रुपए के भाव में खरीदे हुए हैं। मैं इसका फ्यूचर जानना चाहता हूँ इसको। ओके, कब की खरीद है आपकी सर ये? मैंने ये 3-4 महीने पहले खरीदा था। ओके, 3-4 महीने पहले खरीदा था। 720 शेयर है 35 के भाव पर। आज अच्छी तेजी यहां पर दिख भी रही है, 8-9% तक की तेजी यहां पर दिख रही है, 43 के ऊपर है। स्नेहा बताइए क्या करना चाहिए फिलाटेक्स में? अगर आप काउंटर देखें तो यस, आज के दिन काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है। नियरली अगर ये वीक में देखें तो नियरली 10% का अप मूव देखने को मिला है। मेरा मानना है करके कि ये स्टॉक में आप होल्ड कर सकते हैं, जिस तरह का अभी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। काफी समय के बाद स्टॉक ने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज निकाला है। आई बिलीव जो एक रेजिस्टेंस था अराउंड 42 का, वो अब एक सपोर्ट एक्ट कर सकता है। तो आई वुड से इसे होल्ड करें। एक स्टिक स्टॉप लॉस आप 41.5 का लगा के रखें। अपसाइड में अगर ये तेजी करता है तो पोटेंशियल करके कि 46 से लेके 47 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट इसे होल्ड करें। ठीक है, तो यहां पर आपको होल्ड करने की सलाह। इंस्टाग्राम से अगला सवाल हम तक आया है और ये सवाल पूछा है कौस्तुभ ने नागपुर महाराष्ट्र से, और इनका सवाल केन्स टेक्नोलॉजी पे है। 25 शेयर इन्होंने लिए हैं 680 के भाव पे, और वाकई इन्हें बधाई देनी होगी कि जिस लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है उससे इस वक्त स्टॉक लगभग 3 गुना आगे है। पिछले 6 महीने के अगर हम रफ्तार को देखें तो स्टॉक काफी शानदार यहां पर तेजी नजर आई है। चलिए अविनाश जी से ही राय ले लेते हैं। केन्स टेक्नोलॉजी में क्या करना चाहिए अविनाश जी? जिन लेवल्स पर लिया इन्होंने बहुत ही बेहतर 650 के लेवल पे। देखिए, मुझे लग रहा है कि केन्स टेक्नोलॉजीज एक ईएमएस कंपनी है और इलेक्ट्रॉनिक के स्पेस में बहुत ही अच्छा विकल्प इन्होंने चुना है। इनकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है, एग्जीक्यूशन भी काफ़ी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से कम से कम अगले साल 1.5 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये होल्ड कर सकते हैं, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा स्टॉक में और थोड़ी बढ़त आपको देखने को मिले तो थोड़ा सा मुनाफा वसूल जरूर कर लीजिए, क्योंकि 3 गुना पैसा ऑलरेडी बन चुका है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कम से कम 15-20% अगर वो मुनाफा बुक करते हैं तो बैलेंस क्वांटिटी उनकी फ्री हो जाएगी, और मेरे ख्याल से उसके बाद इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी काफी बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में होल्ड करें, लेकिन डेफिनेटली अगर 25 शेयर में से 5 या 10 शेयर वो निकालते हैं तो मेरे ख्याल से पूरा कैपिटल इनका फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह केन्स टेक्नोलॉजी को
अविनाश जी की तरफ से। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। नरहरि हैं हैदराबाद से, ट्विटर के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। एरिस लाइफ साइंसेज के इनके पास 25 शेयर है, 737 के भाव पे खरीदा है, भाव अब 828 है, ठीक ठाक मुनाफे में है। 6 महीने की बात करें तो करीब करीब 28% की तेजी यहां पर दिखी है। पिछले 6 महीने में 10% महीने भर में दाम बढ़े हैं और आज दायरे में कह सकते हैं आज 1% तक की गिरावट यहां पर दिख रही है। क्या करना चाहिए एरिस लाइफ साइंसेज में? स्नेहा, आपको रुकना चाहिए? टेक्निकली कैसा दिख रहा है ये काउंटर अब? आप प्लीज एक बार काउंटर रिपीट करें। की मैम एरिस लाइफ साइंसेज की बात कर रहा था, 727 पे है, 828 रुपए का भाव है एरिस लाइफ साइंसेज। ओके, अगर आप ये काउंटर देखें तो मुझे लग रहा है करके कि थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन और हो सकता है, बट आई वुड से करके कि इसमें एक स्टिक स्टॉप लॉस आप अराउंड यहाँ से 5% का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है एरिस पर आपको बेहतर नजरिया मिलता हुआ स्नेहा जी की ओर से। चलिए बढ़ते आगे। जयंत सोनवड़े हैं मुंबई से और इन्होंने अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचाया है। BLS इंटरनेशनल के 400 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और काफी नीचे के लेवल पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है। अच्छा खासा मुनाफा इस वक्त इन्हें होता हुआ। अविनाश जी, BLS इंटरनेशनल क्या करना चाहिए? वैसे भी ये स्टॉक रडार पे अक्सर रहता है। नहीं, बिल्कुल देखिए, मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा विकल्प इन्होंने चुना है और मुझे लग रहा है कि लॉन्गर टर्म में काफ़ी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी में है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि अगर ये 6 टू 12 मंथ्स का नज़रिया लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कि और भी तेज़ी पॉसिबल है। हालाँकि इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री की है, बट अगर नेक्स्ट 6 टू 12 मंथ्स का नज़रिया लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी एक 15-20% की अपसाइड पॉसिबल है। तो यहाँ पे निवेशित रहिए। मेरे ख्याल से अभी अगर पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अच्छा खासा मुनाफ़ा इनको मिल सकता है। यानी अच्छा खासा मुनाफा आगे भी आपको मिल सकता है। अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो BLS इंटरनेशनल को होल्ड भी कर सकते हैं। अगले दर्शक भी ट्विटर से ही हैं। राजेश कुमार नाम है, नोएडा से। इनका सवाल जेंसार टेक्नोलॉजी पे है। 500 शेयर है इनके पास 375 रुपए के भाव पर और अभी भाव अगर आप देखें तो 516 रुपए 50 पैसे के आसपास है। शानदार तेजी इस साल अगर आप देखें तो करीब करीब 75 से 80% की तेजी इस साल अब तक जेंसार टेक्नोलॉजी में देख चुके हैं। स्नेहा, क्या लग रहा है आपको? क्या यहां से और तेजी बची है जेंसार टेक्नोलॉजी में या निकल जाना चाहिए अब? अगर आप काउंटर देखें तो ये स्ट्रेंथ काफी अच्छे है, उनके बाइंग लेवल्स काफी अच्छे हैं, तो आई वुड से करके कि इसे थोड़ा सा होल्ड ही करें। पोटेंशियल है कि इसमें आराम से आपको 10 से 12% की तेजी देखने को मिल सकती है यहाँ से। ठीक है, तो ये है नजरिया जेंसार टेक पर आता हुआ स्नेहा जी की तरफ से। बढ़ते आगे। ऑप्शन के चैंपियन, हमारा खास सेगमेंट आपकी स्क्रीन पर आने को तैयार। और ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं। ध्वनि जी, गुड मॉर्निंग। बताएं आज ऑप्शन की दुनिया में कहां रखनी होगी नजर? गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे बनता है वो चोला फाइनेंस में बनता है। ओवरऑल स्टॉक की यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 30 मिनट्स के चार्ट पे यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री बनाई हुई है और डेली चार्ट पे यहाँ पे हमने ऑलरेडी 50 और 200 पीरियड की जो यहाँ पे मूविंग एवरेजेस होती है उनके ऊपर फिलहाल हम ट्रेड कर रहे हैं। तो करंट लेवल से आपको यहाँ पे 1100 की जो कॉल ऑप्शन है उसको बाय करके चलना है। करंट मार्केट प्राइस उसका यहाँ पे 17 रुपए चल रहा है। टारगेट आपका यहाँ पे 25 रुपए का रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे आपको 12 रुपए का रखना है। लॉट साइज इसकी 1250 की है, तो आपका जो मैक्स लॉस यहाँ पे हो सकता है वो 6250 का हो सकता है, जबकि टारगेट अचीव होने पे यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट 10,000 का बनता है। ध्वनि पटेल की ऑप्शन की रणनीति, चोला इन्वेस्टमेंट 1100 की कॉल 17 पर खरीदें, लक्ष्य 25 का, स्टॉप लॉस 12 का, अधिकतम जो मुनाफा है वो 10,000 का और अधिकतम नुकसान इसमें 6,250 का। ध्वनि, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये नजरिया शेयर करने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, राहुल हैं नैनीताल से। राहुल जी, पूछिए क्या सवाल है? सर, हाँ पूछिए, सवाल क्या है सर? सर सवाल मेरा एक्चुअली 2-3 शेयर्स हैं, मेरे 2-3 शेयर्स पे सवाल है। पहला GSFC का है, मेरे पास 700 शेयर हैं 176 के रेट पे। ओके। और मैं पिछले 3 महीने से इसको होल्ड कर रहा हूँ।
और दूसरा कौन सा शेयर है? दूसरा सर मेरा कोपरन पे है सवाल। मैं कोपरन के शेयर के बारे में जानना चाहता हूँ कि वो अभी सही टाइम है उसको बाय करने का या नहीं। और तीसरा मेरे पास रतन इंडिया के सर शेयर है मेरे पास 1050 रुपए पे। ओके, जो मैंने अभी कल परसों ही लिए हैं। ओके, वो रतन इंडिया का भाव क्या बताया सर, खरीद भाव? 50 रुपए सर। ओ 50 रुपए पे रतन इंडिया खरीदा हुआ है। कोपरन में चाहिए इनको क्या करना चाहिए? और साथ ही GSFC यानी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। अविनाश जी, आपसे मेरा सवाल होगा, GSFC पे सबसे पहले 176 रुपये 176 पे इन्होंने खरीदा है, 700 शेयर है, क्या करना चाहिए GSFC पे? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए GSFC एक वेल नोन फर्टिलाइजर कंपनी है, केमिकल भी बनाती है और सबसे बड़ी बात अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। मैं समझता हूँ कि देखिए इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ही करीबन 2000-3000 करोड़ की तो इन्वेस्टमेंट्स है। कंपनी वर्चुअली डेट को भी लेके अगर हम देखें तो नेट कैश पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात फर्टिलाइजर क्षेत्र में होपफुली मानसून अगर अच्छे आते हैं तो इनके लिए जो यूरिया की खपत है अच्छी खासी अच्छी होगी। प्लस स्पेशलिटी केमिकल में ये कैप्रोलैक्टम बनाते हैं जो टायर सेक्टर में काम में आता है। तो कहीं ना कहीं अगर नजरिया कम से कम 12-15 महीने का ये रखते हैं तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है। इन्होंने मेरे ख्याल से हाल ही में ये शेयर खरीदे हैं। मैं समझता हूँ कि कम से कम 8 से 12 महीने का टाइम फ्रेम देके यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। अच्छा शेयर है लेकिन थोड़ा सा स्लो मूवर है, बट डेफिनेटली अगर 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम ये रखते हैं तो अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलेगी। तो अगर 1 साल का नजरिया है तो बेहतर रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर राहुल आपको मिल सकता है। राहुल, अगर आप हमारे साथ बने हैं तो रतन इंडिया के जरा लेवल्स बताइए, किन लेवल्स पर आपने लिया है? सर रतन इंडिया मैंने 50 रुपए में लिया हुआ है 1000 शेयर। ठीक है। अविनाश जी, रतन इंडिया पे क्या होगी इनको सलाह? इनफैक्ट प्रशांत, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस पे मुझे लग रहा है कि देखिए इस शेयर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अभी तक कोई वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। मेरे ख्याल से शेयर डेफिनेटली हल्के भाव पे जरूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी कंपनीज में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ट्रैक रिकॉर्ड, प्रमोटर की प्रोफाइल और पोटेंशियल को देखता है। तो इनको अगर थोड़ा सा मुनाफा होता है, मेरे ख्याल से थोड़ा अगर शेयर उछलता है तो इनको जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। कोई दूसरे क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगाए जैसे IDFC फर्स्ट है, फेडरल बैंक है, उसके बाद बड़े दिग्गज में L&T है। तो ये कंपनीज में मुझे लग रहा है कि ऐसे लेवल्स बाजार में आपको ऐसे क्वालिटी शेयर्स पे फोकस करना चाहिए जहाँ पे कैपिटल भी सेफ है और ग्रोथ भी अच्छा मिलेगा। तो IDFC, L&T ये सब जो है वो ऑप्शन रतन इंडिया से बेहतर हैं जहां पर आपको देखना चाहिए। एक और इनका सवाल कोपरन लिमिटेड पे भी है, क्या करना चाहिए कोपरन में? आज हम देख रहे हैं हालांकि 9.5% स्टॉक की ये ऊपर है। नहीं, देखिए कोपरान इंडिया में काफी हद तक मुझे लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स उनके एसोसिएटेड थे वो सारे प्रॉब्लम्स अभी खत्म हो चुके हैं। कंपनी अभी यूएस मार्केट्स में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पे काफी बड़े निवेशक HNIs यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशंस बना चुके हैं। मेरे ख्याल से देखिए 8-9% बढ़ने के बाद इमीडिएटली इसमें छलांग मत लगाइए, थोड़ा सा स्टॉक को करेक्ट होने दीजिए। अगर स्टॉक थोड़े निचले लेवल पे मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी कम से कम 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे निवेश करें। तो ये है आपको कोपरन पर सलाह। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले हमारे कॉलर संदीप हैं, पंजाब से जुड़े हुए हैं। संदीप जी नमस्कार, पंजाब में कहां से हैं आप, पहले तो ये बताइए और फिर अपना सवाल पूछिए। सर मैं कपूरथला पंजाब से बोल रहा हूँ जी, पूछें। मेरी 2 इंक्वायरी है। UPL है सर 645 पर 150 शेयर और करूर व्यास बैंक है सर 125 प्राइस है और 250 शेयर है सर। ठीक है, करूर व्यास का 125 के लेवल पे आपने लिया 250 शेयर ना? जी सर। जी जी, चलिए तो स्नेहा जरा UPL पे पहले राय दें। 645 रुपए पे इन्होंने 150 शेयर लिए हुए हैं, फिलहाल नुकसान में चल रहे हैं, इनके लेवल से नीचे है, क्या करना चाहिए UPL में? अगर आप UPL का चार्ट देखें तो थोड़ा सा वीक काफी है। इनफैक्ट कोई भी जो सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट नहीं किया है इसने रिसेंटली। एक सपोर्ट जरूर था, दैट वाज अराउंड 620 और वो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर यहाँ से जिस तरह से अगर आप देखें तो एक लोअर लेवल से थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिख रहा है और एटलीस्ट रिस्पेक्ट कर रहा है अराउंड 580 जोन को, तो आई वुड से एक 580 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। अगर ये तेजी करके अपसाइड में आपको 620 के ऊपर जाते हुए दिखता है तो ओवरऑल इसके चार्ट स्ट्रक्चर थोड़े ठीक हो जाएंगे और पॉसिबिलिटी है करके कि तेजी करके फिर से एटलीस्ट आपको 650-660 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो अभी के लिए आई वुड से करके कि आप 580 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें और अपसाइड में पहला टारगेट विल बी अराउंड 620।
ठीक है, व्यासा बैंक पर उनको नजरिया चाहिए था। 125 स्टॉक इन्होंने लिए हैं 250 के लेवल पे। जी हाँ, ये उनका फिलहाल है और इस पे एक नजरिया हम ले लेते हैं। स्नेहा जी, आप ही बताएं क्या करना चाहिए। अगर आप ये काउंटर देखें तो रिसेंटली थोड़ा सा कंसोलिडेट करके थोड़ा नीचे आया है और काफी अच्छे लेवल्स पे रिकवर कर रहा है। 115 116 के आसपास एक सपोर्ट जोन था जो कि 89 EMA के आसपास था, वहां से ये रिकवर किया। तो मेरा मानना है कि यहाँ से तेजी कंटिन्यू हो सकती है और पॉसिबिलिटी है करके कि ये 134 137 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट इसे होल्ड करें। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 120 का लगाना है अभी के। तो ये व्यू है करूर वैश्य बैंक के लिए, आपके लिए। लेकिन चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। सत्येंद्र कुमार हैं रांची से, इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए ये सवाल भेजा है। अदानी विल्मर के 750 शेयर है, 380 के भाव पर है। जिस भाव पे इन्होंने खरीदा है वही भाव अभी मार्केट में चल भी रहा है, 379 के आसपास है। अविनाश जी, क्या करना चाहिए? होल्ड करे, इसे रुके, आगे अच्छा मुनाफा इनको मिलेगा क्या अदानी विल्मर में? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि देखिए अडानी विल्मर एक B2C वाली कंपनी है और ब्रांडेड बिजनेस में बहुत बड़ा इन्होंने अपना प्रोडक्ट बुके एस्टेब्लिश किया है। पिछला क्वार्टर इनके लिए थोड़ा सा खराब था क्योंकि पाम ऑयल प्राइसेस काफ़ी घटे थे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री ये कहती है कि आने वाले क्वार्टर्स में स्पेसिफिकली सेकंड हाफ ऑफ FY24 में मार्जिन्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने की अपेक्षा रहेगी। मुझे लग रहा है कि देखिए अगर नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इनका जो प्रोडक्ट बुके है, ब्रांड पोटेंशियल है और जिस प्रकार से इन्होंने अभी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो यहाँ से डेफिनेटली होल्ड करें। मुझे लग रहा है अगले 6 से 12 महीने में अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से इनको मिलने की पॉसिबिलिटी है करने की सलाह, और यहां से आपको बेहतर रिस्क रिवॉर्ड आने वाले 6 महीनों में नजर आ सकता है। चलिए अगले जो हमारे दर्शक हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। गोपाल हैं कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। नमस्कार जी, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। मेरा पास तीनों शेयर है। फर्स्ट वन हिंदुस्तान कॉपर, ठीक है, 200 शेयर है। हेलो, 200 शेयर है, 99 रुपीज परचेज भाव है। सेकंड वन ONGC 200 शेयर है, 141 में खरीदा है। 141 पे खरीदा आपने ना? खरीदा है ONGC। ठीक है, ठीक है। और लास्ट वन अपोलो टायर 290 रुपया खरीद है, 100 शेयर है। कौन सा तीसरा स्टॉक आपने क्या? अपोलो टायर्स। ओके, अपोलो टायर 290 रुपया खरीदा है। ये इसका टारगेट क्या है? मेहरबानी करके बोलने से बहुत सुविधा होता है। चलिए बिल्कुल गोपाल जी, हम पूरा मार्गदर्शन आपका करेंगे। चलते हैं अविनाश जी के पास इस पर नजरिया लेने के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। सबसे पहले सर ONGC पे राय दे दीजिए। 141 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है और हम देख रहे हैं कि जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, उन पर फोकस लगातार बना हुआ है। क्या करना चाहिए? ONGC में 141 के भाव पे खरीद है। नहीं, बिल्कुल देखिए ONGC का शेयर में अच्छी खासी तेजी पॉसिबल लग रही है क्योंकि देखिए जब भी ऑयल के कीमतें बढ़ती है तो उसको ONGC के लिए काफ़ी फायदेमंद बात होती है। और अभी जो ट्रेंड ऑयल प्राइसेस में देखने को मिला है, बहुत समय के बाद ऑयल के प्राइसेस वापस चढ़ने लगे हैं। तो अगर ऑयल का प्राइस का ट्रेंड और थोड़ा तेजी से बढ़ता है तो ONGC को डेफिनेटली अपने रियलाइजेशंस में काफ़ी मदद मिलेगी। मेरे ख्याल से इन्होंने 141 में खरीदा है, करंट प्राइस अराउंड 175 176 है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि 200 रुपया या 202 रुपया का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। उसके बाद थोड़ा सा ये मुनाफा यहाँ पे वसूल कर सकते हैं, बट डेफिनेटली एज ऑफ नाउ यहाँ पे पोजिशन होल्ड करें। एज ऑफ नाउ आप ONGC को होल्ड करके भी चल सकते हैं, लेकिन बाजार की चाल देखना बहुत जरूरी है क्योंकि निफ्टी अब 19,500 तक फिसलकर आ चुका है। दिन की ऊंचाई से करीब करीब 80 अंकों की गिरावट आ चुकी है। बाजार दिन के निचले स्तरों पर है। अब सिर्फ 50 अंकों की तेजी निफ्टी में बची हुई है। सेंसेक्स में अगर देखें तो वहां पर भी अब सिर्फ 200 अंकों से भी कम की तेजी है। निफ्टी बैंक भी ऊपरी स्तरों से काफी ढीला हुआ है। कहां से दबाव आ रहा है निफ्टी में? अगर गिरावट वाले शेयर अगर आप देखें तो हिंडाल्को, जहां पर आज 1% की गिरावट है। NTPC पर दबाव दिख रहा है, डिवीज लैब पर दबाव दिख रहा है। सेक्टर भी देख लेते कि आज सेक्टर में कहां से दबाव आ रहा है। हालांकि सेक्टर में अभी उस तरह की गिरावट नहीं है, लेकिन ऊपरी स्तरों से बाजार हल्का होता जा रहा है। निफ्टी बैंक में भी ऊपरी स्तरों से काफी दबाव दिखता जा रहा है।
क्या लग रहा है इंडेक्स को लेकर, क्या व्यू है अविनाश जी? क्या यहां से और नरमी की संभावना आपको लग रही है? एक बार व्यू आपने दिया भी था, लेकिन फिर से बताएं, क्या ये कमजोरी और बढ़ सकती है? ये सिर्फ मुनाफा वसूली है या करेक्शन गहरा सकता है यहां से? नहीं, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मुनाफा वसूली का माहौल है। देखिए, सुबह मार्केट बहुत ही तेजी से खुला था। मेरे ख्याल से प्योरली सेंटिमेंटल ड्रिवन रीजन से मार्केट बढ़ा था, बट कहीं ना कहीं देखिए मुनाफा वसूली आई है। बहुत छोटे समय में मार्केट चढ़ने के बाद अभी जो मार्केट के प्लेयर्स है वो थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मार्केट में बढ़ने के कोई बड़े ट्रिगर नहीं है। अभी नतीजों का सीजन खत्म हो चुका है, तो आने वाले दिनों में मानसून का प्रोग्रेस क्या होता है, इन्फ्लेशन के आंकड़े कैसे रहेंगे, ये सब मेरे ख्याल से मार्केट्स अभी आने वाले दिनों में ज्यादा क्लोजली ट्रैक करेगा। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कोई ज्यादा गिरावट तो नहीं, बट जो अपसाइड है वो थोड़ी सी सीमित रहेगी, और उसीलिए मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ही अपनाना चाहिए, क्योंकि काफी कंपनीज Q1 के नंबर्स के बाद काफी अट्रैक्टिव लग रही है। तो यहाँ पे निवेश के मौके बन सकते हैं। ज्यादातर इंडेक्स एक छोटे रेंज में ही, दायरे में ही घूमेगा, लेकिन सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक मौके चुनिंदा शेयरों में आपको मौके बनेंगे, वो आपको तलाशने की जरूरत है, और हमारे एक्सपर्ट्स आपको लगातार बता भी रहे थे। गोपाल जी के 2 सवाल रह गए थे, हिंदुस्तान कॉपर उनके पास थे और अपोलो टायर्स। स्नेहा, आप बताइए हिंदुस्तान कॉपर में क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए करंट लेवल पे हिंदुस्तान कॉपर में? अगर आप एक काउंटर देखें तो मेरा मानना है करके कि जो रिसेंटली एक जो तेजी आई थी 180 लेवल से जो 160 तक के लेवल्स हमने को दिखे उसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स थे। अब थोड़ा सा डिप आया है, बट आई थिंक यहाँ पे वापस से अगर आप देखें 20 रेमा के आसपास काउंटर सपोर्ट देके फिर से तेजी कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ से तेजी कंटिन्यू हुई हो सकती है, और एक स्टिक स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो 137 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में पॉसिबिलिटी है कि 160 ये लेवल्स वापस से जा सकता है, और वो क्रॉस होता है तो पॉसिबिलिटी है करके कि एटलीस्ट आपको 170 से लेके 177 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आगे चल के। 177 के लेवल भी हिंदुस्तान कॉपर दिखा सकता है। अपोलो टायर भी इनके पास थे, अपोलो टायर के प्राइस 395 रुपए पे हैं। स्नेहा जी, क्या करना चाहिए अपोलो टायर्स में करंट लेवल पर? अपोलो टायर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। ओवरऑल आप ऑटो के सारे ही काउंटर्स देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है, बट आई थिंक काफी अच्छे लेवल्स पे है अपोलो टायर्स भी। अगर ये जब भी अपसाइड में 401 के आसपास आता है, ये इसको सरपास करता है, तो इसमें फिर से एक मोमेंटम आने की काफी ज्यादा चांसेस है। तो ओवरऑल आई वुड से करके इसे होल्ड करें। एक स्टिक स्टॉप लॉस आपको लगाना है, दैट विल बी अराउंड 384। तो 384 यहाँ से 10 रुपए नीचे के आसपास एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करने की ही सलाह होगी। ठीक है, तो गोपाल जी आपको हिंद कॉप और इसके साथ ही अपोलो टायर्स, ONGC सभी पे राय दी गई। आपने जिन लेवल पर लिया है इन सभी पे नज़रिया तमाम एक्सपर्ट का बेहतर है, आगे आप इन्हें होल्ड कर सकते हैं, और आपको अहम लेवल्स भी सुझा दिए गए हैं। चलिए अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। दिनेश है मध्य प्रदेश से। दिनेश जी नमस्कार, मध्य प्रदेश में आप कहाँ से हैं, पहले तो ये बताइए और पूछें अपना सवाल। जी सर नमस्कार, मैं दिनेश पागवान बोल रहा हूँ, देवास से बोल रहा हूँ मैं जी, मध्य प्रदेश के देवास जिले से बोल रहा हूँ जी। पूछे जी सर, मेरे पास में नेशनल फर्टिलाइजर के शेयर है, मेरे पास में 1700 शेयर है, 71 की बाइंग है मेरे पास में। ठीक, तो सर उनको क्या एवरेज कर लिया जाए? 6 महीने का नजरिया है सर मेरा उसको। ठीक है, ठीक है। नेशनल फर्टिलाइजर पे दिनेश नजरिया चाहते हैं, 6 महीने का इनके पास नजरिया है। फिलहाल जिन लेवल पर इन्होंने लिया है उससे थोड़ा नीचे तो नुकसान होता हुआ इस वक्त उनको नजर आ रहा है। चलिए इसी पर राय ले लेते हैं। अविनाश जी, क्या करना चाहिए नेशनल फर्टिलाइजर में? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अगर इनका नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है, तो मुझे लग रहा है कि देखिए नॉर्मली फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तेजी तब बनती है जब अच्छा खासा मानसून हमको देखने को मिल रहा है। इस साल मानसून थोड़ा सा डिलेड था, लेकिन फिर भी उसके बाद अच्छा कैचअप देखने को मिला है। मेरे ख्याल से इनका जो सितंबर का क्वार्टर रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। ओवरऑल ये यूरिया में काम करते हैं, तो ओवरऑल पोटेंशियल तो काफी अच्छा है। मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस से जो पोटेंशियल है वो काफी सिग्निफिकेंट है। अगर नजरिया कम से कम 12 से 15 महीने का होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 6 महीने का टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा लग रहा है, तो करीबन 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम अगर ये रखते हैं तो अच्छी खासी कमाई इस लेवल से भी हो सकती है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। तो नेशनल फर्टिलाइजर आपको होल्ड करने की सलाह अविनाश जी की तरफ से। अगले दर्शक है नरेश हैं पंजाब से, पूछिए क्या सवाल है नरेश जी। नरेश जी अपना टीवी के वॉल्यूम को कम कीजिए और सवाल पूछिए सर। ठीक है सर, ठीक है आशीष। सैंड डीलम
ओके, सैंड डीएलएम का प्राइस है 558 रुपए के आसपास। आपने किस भाव पे खरीदा है सर? आईपीओ में 265। कब खरीदा था आपने सर? सर आईपीओ में 1-2 मंथ हुए। ओके, 265 के भाव पर इनके पास सैंड डीएलएम का शेयर है, 558 का भाव है। स्नेहा जी क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए, होल्ड करें अभी इसके? सर एक और टाटा मोटर डीवीआर। ओके, टाटा मोटर डीवीआर, दोनों पे राय लेंगे। सबसे पहले सैंड डीएलएम पे बताइए स्नेहा जी, क्या करना चाहिए इनको? ओवरऑल मेरे पास ज्यादा डेटा तो नहीं है टू एनालाइज, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो रिसेंटली तेजी किया है, थोड़ा हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो आप उससे करके इसे होल्ड कर सकते हैं। एक स्टिक स्टॉप लॉस अराउंड 537 का लगा के इसे होल्ड करने की सलाह होगी। होल्ड करने की सलाह है, हाल की लिस्टिंग है, इस वजह से बहुत ज्यादा टेक्निकल तो नहीं। आप क्या सलाह देंगे? सैंड डीएलएम का शेयर है, सैंड का नहीं था, सैंड डीएलएम का स्टॉक है, 558 वाला शेयर है। अविनाश जी आप बताइए, राय दीजिए। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए लंबा नजरिया अगर इनका है तो ही इसमें निवेशित रहिए, क्योंकि देखिए कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है, कंपनी का जो बिजनेस वर्टिकल है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और आईपीओ के बाद तो इन्होंने बहुत अच्छा तरह से शेयर होल्डर्स को काफी अच्छा पैसा बना के दिया है। मेरे ख्याल से ये निवेशक को अगर 1.5-2 साल का नजरिया अगर रखना है, और मेरे ख्याल से उतना टाइम फ्रेम है इनके पास, तो ही इसमें निवेशित रहिए। पैसा अच्छा बनेगा, लेकिन नजरिया थोड़ा सा लंबा रखें। ठीक है, एक और स्टॉक का अविनाश जी इनका था टाटा मोटर्स डीवीआर, इस पे क्या राय बनती हुई आपकी नजर आ रही है? देखिए टाटा मोटर्स डीवीआर में अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तो देखिए टाटा मोटर्स का फ्रंट लाइन शेयर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे टाटा मोटर्स डीवीआर का वैल्यू बढ़ती है। अभी इन्होंने डीवीआर के शेयर्स को कन्वर्ट करने की बात की है पिछले क्वार्टर में, और इसलिए टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर्स डेफिनेटली काफी डिमांड में है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का बिजनेस स्ट्रक्चर टाटा मोटर्स का है, देखिए जेएलआर का बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से रिकवरी हो चुका है, डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर कार का बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से तेजी दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो इनका ऑलरेडी सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, करीबन 40%। तो कहीं ना कहीं आने वाले साल 1.5 साल में टाटा मोटर्स काफी अच्छा विकल्प दिखता है। मेरे ख्याल से जो भी अंडर परफॉर्मेंस पिछले साल 1.5 साल की थी, वो शायद आने वाले 12 से 15 महीने में पूरी तरह से रिकवर होगी। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, 12 to 15 मंथ, बट अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस देखने को यहाँ मिल सकती है। ठीक है, तो ये है टाटा मोटर्स डीवीआर पर आपको राय, बेहतर संकेत आने वाले वक्त में भी आपको मिलेंगे। चलिए अगला जो सवाल है व्हाट्सएप के जरिए हम तक आया राम शर्मा का मध्य प्रदेश से, और इनका सवाल यूको बैंक पे है। 1600 शेयर 32 रुपए के लेवल पर इन्होंने लिए हुए हैं। चलिए स्नेहा जी बताएं क्या करना चाहिए यूको बैंक में। इन्होंने हाल ही में लगता है खरीदारी की है, फिलहाल 33 रुपए पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ, क्या करना चाहिए यूको बैंक में? ओवरऑल आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो रिसेंटली जो तेजी आई है अराउंड 27 से ये स्टॉक तेजी करके आप 34 तक के लेवल्स भी दिखाया है रिसेंटली। तो आई वुड से करके कि ओवरऑल जिस तरह का अपमूव है और वॉल्यूम्स है, आई थिंक यहाँ से मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। एक स्टिक स्टॉप लॉस आपको अराउंड 31 का लगा के इसे होल्ड करने की सलाह होगी। कल का जो लो है उसके आसपास ही स्टॉप लॉस आपको लगाना है। पोटेंशियल है करके कि ये स्टॉक तेजी करके 37-38 तक के लेवल्स दिखा सकता है। फॉर द टारगेट ऑफ 37 आई वुड से इसे होल्ड करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको होल्ड करने की सलाह यूको बैंक में। चलिए आई के चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस फैसले का ऐलान अगले महीने हो सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा जुड़ गए हैं। अंकुर बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास? जी हाँ, अगर सूत्रों की माने तो दिनेश खारा नेक्स्ट एसबीआई चेयरमैन के एक्सटेंशन पा सकते हैं। सरकार इसका अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द कर सकती है। सूत्र में यही बता रहे हैं कि सरकार इसका अनाउंसमेंट अगले महीने तक कर सकती है, क्योंकि दिनेश खारा जी का जो टेन्योर है 3 साल का वो 6 अक्टूबर को कंप्लीट हो रहा है, और सरकार चाहती है कि जो उनका टेन्योर है वो अगले साल अगस्त तक बढ़ा दे। ऐसा इसलिए है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एज क्राइटेरिया के रूल्स हैं वो अगस्त तक का एक्सटेंशन अलाउ करते हैं, और सूत्र में यही बता रहे हैं कि ये करीब करीब 1 साल का जो एक्सटेंशन है वो सरकार दिनेश खारा को एसबीआई चेयरमैन के तौर पर दे सकती है। अगर हम पूरी प्रक्रिया की बात करें तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो है वो नेक्स्ट चेयरमैन को रिकमेंड करता है सरकार को, और बाद में सरकार अपना फाइनल मन बनाती है कि किसको एसबीआई चेयरमैन बनाना है। लेकिन यहां पर हमें सूत्र यही बता रहे हैं कि जब तक सरकार इस बार जो टेन्योर एक्सटेंशन की घोषणा नहीं कर देती है,
FSI भी अपना काम जारी रहेगा, मतलब जो करंट MDs हैं बैंक के उनका इंटरव्यू होगा। और अगर हम 3 MDs की बात करें तो यहाँ पर जो फ्रंट रनर हैं वो माने गए हैं CS सेट्टी, जो कि बैंक के MD हैं। उनको माना जा रहा है कि उनके एक्सपीरियंस के आधार पर वो नेक्स्ट चेयरमैन के फ्रंट रनर माने जा रहे हैं, अगर हम दिनेश खारा जी को छोड़ दें तो देखना ये होगा कि सरकार इसका अनाउंसमेंट कितना जल्दी करती है। सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि अगले महीने तक ये फाइनल हो जाएगा कि कौन होगा नेक्स्ट SBI चेयरमैन। यानी अगले महीने तक ये फैसला हो जाएगा कि कौन अगला चेयरमैन होगा, लेकिन तब तक इनको एक्सटेंशन मिल सकता है। शुक्रिया अंकुर पूरी डिटेल्स बताने के लिए। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। राकेश हैं दिल्ली से, इंस्टाग्राम के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है। पराग मिल के 1000 शेयर है इनके पास 165 के भाव पर, और करंट भाव अगर आप देखें तो 177 के आसपास है। साथ ही सोम डिस्टिलरीज के भी इनके पास शेयर हैं 250 के भाव पर। सबसे पहले पराग मिल्क पर ले लेते हैं। स्नेहा, क्या करना चाहिए पराग मिल्क? इनके पास 156 के आसपास की खरीद भाव है, 177 का करंट मार्केट प्राइस है, क्या करें अब? आई थिंक इसे जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर, आई थिंक इसे होल्ड करने की सलाह होगी। 167 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाना है, या आप एक्सपेक्ट कर सकते करके कि एटलीस्ट 169 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें। पॉसिबिलिटी करके कि तेजी करके 184 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। ओके, तो पराग को लेकर ये व्यू, लेकिन एक सोम डिस्टिलरीज पर भी व्यू आपका अविनाश जी चाहेंगे, क्या करना चाहिए इनको? 250 रुपए पे इन्होंने लिया है 1500 शेयर, क्या करें? नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, क्योंकि देखिए नंबर्स बहुत ही दमदार Q1 में आ गए हैं और प्रोमोटर बाइंग भी काफी अच्छी तरह से हमने स्टॉक में देखी है। दूसरी बात, ब्रेवरी और लिकर सेक्टर में जिस प्रकार का ग्रोथ हमको दिख रहा है आने वाले 3-4 क्वार्टर्स के लिए, हमको लग रहा है कि इस स्पेस में सोम डिस्टिलरी काफी वेल पोजीशनड है। इनके अच्छे ब्रांड्स है, सबसे बड़ी बात वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही तगड़ा है, तो आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से डिस्पाइट द फैक्ट कि शेयर काफी चढ़ चुका है इनके बाइंग प्राइस से, यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से अगले 12 महीने में और भी यहाँ से अच्छी खासी रिटर्न मिलने की अपेक्षा है। ठीक है, तो सोम डिस्टिलरीज और पराग मिल्क दोनों में ही बने रहने की आपको सलाह। अगला सवाल नारायण जी ने पटना बिहार से हम तक पहुंचाया है फेसबुक के जरिए, और इनका सवाल है गोदरेज इंडस्ट्रीज पर, जिसके 100 शेयर इन्होंने लिए हैं 627 के लेवल पर। फिलहाल इनके लेवल से काफी नीचे, लेकिन आज स्टॉक 2.25% ऊपर। चलिए इस पर एक राय ले लेते हैं। अविनाश जी, आप ही बताएं क्या करना चाहिए गोदरेज इंडस्ट्रीज में? चूंकि इनके लेवल से नीचे, तो मान के चलना होगा कि लंबा नजरिया इनका। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए गोदरेज इंडस्ट्रीज एक होल्डिंग कंपनी है जो बेसिकली गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और दूसरे बिजनेसेस को कंट्रोल करती है। मेरे ख्याल से देखिए इनका जो मेन बिजनेस है वो बेसिकली पाम ऑयल का बिजनेस है, जो थोड़ा सा पिछले क्वार्टर में हमने देखा कि पाम ऑयल के प्राइसेस काफी घटे हैं। लेकिन इंडिया में ये ऐसी एक मात्र कंपनी है जहाँ पे हमने देखा है कि बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इस पाम ऑयल कल्टीवेशन को बहुत अच्छी तरह से ग्रो किया है। इनफैक्ट इनकी जो ग्रुप कंपनी है गोदरेज एग्रोवेट, वो पाम ऑयल कल्टीवेशन में काफी नंबर 1 खिलाड़ी है। तो जो भी बेनिफिट गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और गोदरेज एग्रोवेट को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नंबर्स, वो बेसिकली गोदरेज इंडस्ट्रीज के नंबर्स में प्ले आउट होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए। मेरे ख्याल से अगर नजरिया 12 से 18 महीने का है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि जैसे जैसे दोनों कंपनीज में परफॉर्मेंसेज इंप्रूव होंगे तो ऑब्वियसली इसमें भी अच्छा इजाफा होगा। ओके, तो ये व्यू है गोदरेज इंडस्ट्रीज पे सलाह लेकिन। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। वसव राज है बेंगलुरु से। वसव राज जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर मैंने वो बंधन बैंक 1000 शेयर होल्ड कर रहा हूँ, एवरेज प्राइस 288 है। ओके, 288 पे आपने लिया है, भाव तो अब नीचे आ गया है 236 के आसपास। क्या लग रहा है अविनाश जी आपको? भाव तो काफी गिर गया है, इनके खरीद भाव से भाव करीब करीब 10% से ज्यादा नीचे है। क्या करना चाहिए, इनको होल्ड करें या बने रहें? नहीं, होल्ड करने की राय रहेगी, क्योंकि पहली बात तो देखिए आज जो न्यूज़पेपर्स में डेटा आ गया उसमें ये कह रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में जो ग्रोथ का डिसबर्समेंट का आंकड़ा है वो बहुत ही तेजी से पिछले 2-3 महीने में बढ़ा है। बंधन बैंक ने काफी समय तक इन्वेस्टर्स को निराश किया है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये कम से कम और 6-12 महीने यहाँ पे निवेशित रहते हैं तो काफी हद तक जो नेगेटिव्स है वो प्राइस में फैक्टर्ड इन हो चुकी है। यहाँ से डेफिनेटली अच्छी खासी कमाई होगी, बट हाँ टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, करीबन 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखते हैं तो यहाँ पे होल्ड करने के रहे। स्टॉक है इनके पास अल्काइल अमाइंस के शेयर है, 22 शेयर है, 2500 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदा है। करंट भाव 2322 का है।
नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन अभी नुकसान में है। स्नेहा, क्या करना चाहिए आपको? अल्काइल अमाइंस में क्या लग रहा है, आगे यहाँ रिकवरी की उम्मीद है क्या? अगर आप ये काउंटर देखें तो मुझे लग रहा है करके कि थोड़ा बहुत और यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बट एक सपोर्ट है यहाँ से 1952 के आसपास। तो आई वुड से करके कि ओके, अगर आप ये काउंटर देखें तो कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो करेक्शन जरूर आया, बट एक सपोर्ट के आसपास से रिकवर कर रहा है। 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो आई वुड से एक चांस देना चाहिए। थोड़ा सा एक स्टिक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं अराउंड 2200 के आसपास, और जब तक उसको रिस्पेक्ट कर रहा है आई थिंक इसे होल्ड करना चाहिए। जब भी काउंटर तेजी करके एटलीस्ट आपको 2500 क्रॉस करते हुए दिखता है ऑन दी क्लोजिंग बेसिस, तब इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी और पॉसिबिलिटी है करके कि ये 2800 तक के भी लेवल्स दिखा दे। तो आई वुड से इसे होल्ड करें विद अ स्टिक स्टॉप लॉस ऑफ 2200। ठीक है, तो यहाँ होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई और बढ़ते हैं आगे। सुबोआ है मेरठ उत्तर प्रदेश से और इन्होंने फेसबुक के जरिए हम तक सवाल पहुंचाया है। साउथ इंडियन बैंक के 400 शेयर इनके पास हैं, 26 रुपए के लेवल पर इन्होंने लिया है। इनके और भी सवाल हैं सुजलॉन एनर्जी पे भी, लेकिन सबसे पहले साउथ इंडियन बैंक फिलहाल इनके लेवल से नीचे, आज ही ये स्टॉक लगभग 2.25% टूटा है। अविनाश जी, साउथ इंडियन बैंक में क्या करना चाहिए? 26 रुपए की खरीद है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अगर नजरिया 6 to 12 मंथ्स का है तो इनको कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि नंबर्स साउथ इंडियन बैंक्स के काफी स्ट्रांग आ गए हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी अच्छी है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका बिजनेस डोमेन है स्पेसिफिकली साउथ इंडिया में, ये काफी वेल पोजीशनड है। तो करीबन अगर साल भर का नजरिया लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि 31-32 का एक नियर टर्म का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो यहाँ पे होल्ड करें। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन अगर अगले 12 महीने की बात करें तो 31-32 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो होल्ड करने की राय। ठीक है, यहाँ होल्ड करने। एक और इनका सवाल है सुजलॉन एनर्जी पे, और आज भी सुबह हम इस पे चर्चा कर रहे थे। 600 शेयर हैं, 36 रुपए के लेवल पे, क्या करना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से काफी ऊपरी लेवल पे इन्होंने खरीदा है। सुजलॉन डेफिनेटली अभी चर्चे में है, क्योंकि अभी कंपनी ने रिसेंटली QIP किया। कंपनी का कर्जा भी थोड़ा काफी सिग्निफिकेंटली कम हो चुका है। इनको अगर यहाँ पे पोजीशंस मेरे ख्याल से अगर साल 1.5 साल का नजरिया अगर ये रख सकते हैं तो ही यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, क्योंकि देखिए ऊपरी लेवल पे शेयर खरीदने के बाद ये अभी बुरी तरह से फंस गए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये चाहे तो थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम 12 to 18 मंथ रखिए। ठीक है, तो सुजलॉन एनर्जी में 12 से 18 महीने का अगर नजरिया आप रखते हैं तो ही आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, अविनाश जी की राय में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अविनाश जी और स्नेहा, आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए और हमारे आम निवेशकों को और दर्शकों को बेहतर सलाह देने के लिए। चलिए, योर स्टॉक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी विश्व मोहन को दीजिए इजाजत, और आगे भी ET नाउ स्वदेश पर आपके लिए बेहतर कमाई के मौके, कमोडिटी की अहम खबरें और भी अहम नजरिया हम आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार।